आज हमारे साथ है RS 2021 की टॉपर डॉक्टर आस्था शर्मा। इन्होंने 94 रैंक हासिल की है इस बार। स्वागत है मैम आप हमारे यूट्यूब थैंक यू चैनल सो पे। मच सर। थैंक यू सो मच सर। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैम ने 2018 में भी RS का एग्जाम दिया था। उसमें उनकी रैंक थी 503। आज का इंटरव्यू बेसिकली होने वाला है मैम की जर्नी के बारे में, मैम की स्ट्रेटेजी और मैम ने कौन कौन सी मिस्टेक्स की उसके बारे में। और हम मैम से वो क्वेश्चन पुट अप करेंगे जो एक RS एस्पिरेंट के होते हैं। बिकॉज आप उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर नहीं पाते, तो हम चाहते हैं आप हमारे इंटरव्यूज के थ्रू, हमारी वीडियोस के थ्रू आपकी हेल्प हो सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं मैम के एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ। प्लीज मैम। हेलो सर, मेरा नाम डॉक्टर आस्था शर्मा है। मैं जयपुर में रहती हूँ और यहीं की निवासी हूँ। मैंने 2021 आरएस एग्जाम में रैंक 94 हासिल की है। मैंने डेंटिस्ट्री की है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से और 2019 की मैं ग्रेजुएट हूँ। और उसके बाद से मैंने RS 2018 एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरी रैंक 503 थी और अभी प्रेजेंटली मैं प्रोबेशन एंड प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर के पद पर शिशुगृह गांधीनगर में कार्यरत हूँ। ओके मैम, तो मैम आप आपने पहले डेंटिस्ट का कोर्स क्यों किया? देखिए, डेंटिस्ट्री का कोर्स करने का रीज़न था कि मेरे जैसे ब्रदर हैं, ही इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, तो उनको देखते हुए एक था कि फैमिली में एक डॉक्टर बने। तो मैंने साइंस बायो ले लिया 12th में, जो कि जनरली जो हमारे स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि 12th तक हमें नहीं पता होता एग्जैक्टली हमें क्या करना होता है। फिर जब 5 इयर्स का कोर्स रहा तब उसके दौरान एक सर थे जो अभी आईएएस है यूपी काडर में, तो उनसे मैं वो मेरे सीनियर हुआ करते थे। तो वो प्रिपरेशन करते थे सिविल सर्विसेज की, तो उनको देख के फिर मुझे भी लगा कि ठीक है, आप एक बार सिविल सर्विसेज की तरफ मैं जा सकती हूँ। तो मैंने फिर अपना डेंटिस्ट्री से सिविल सर्विसेज में स्विच ओवर किया। ओके मैम, आपने ये जो भी RS में 2018 में भी रैंक आई है आपकी और 2021 में भी आई है, जी सर। तो ये आपने प्रिपरेशन सेल्फ से करी है या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से? मैंने सेल्फ स्टडी किया था, बट यस मैंने कोचिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मटेरियल यूज़ किया है और टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की है। मटेरियल मतलब नोट्स वगैरह? हाँ जी सर, जो ओके। नोट्स अवेलेबल थे। आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे RS का एग्जाम क्लियर करें? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जो कुछ चीज़ों पे फोकस करूँगी, पहला सिलेबस। सिलेबस सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस इज़ लाइक अ पैनाशिया, जैसा कि सिविल सर्विसेज के लिए कहा जाता है लाइक एनीथिंग अंडर द सन कुड बी आस्क्ड। तो सिलेबस आपको एक पाथ प्रोवाइड करता है कि किस डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस, जो भी सिलेबस में है वो आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि खुद के नोट्स ज़रूर बनाएं और नोट्स ऑथेंटिक सोर्सेज से होने चाहिए, रादर देन कि जो मटेरियल मार्केट में अवेलेबल होता है हम अंधाधुन उन मटेरियल को लें और बस पढ़ने लग जाएं। इस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। अपने प्रॉपरली नोट्स बनाएं। और थर्ड, स्मार्ट स्टडी करें, मतलब सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करें, रादर देन कि कुछ भी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हुआ हमने बस वो परचेज किया और पढ़ना शुरू कर दिया। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। फोर्थ थिंग जो है ऑब्वियसली द रिविजन। तो मैं 4 चीज़ें सिंपली बोलूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ बी वेरी स्पेसिफिक टू योर सिलेबस। सेकंड, योर स्ट्रैटेजी शुड बी स्मार्ट। थर्ड, प्लीज़ मेक द नोट्स अपने ऑथेंटिक सोर्सेज से यूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल आरबीएससी बुक्स हैं, आपकी एनसीईआरटीज होती हैं। देन प्लीज़ 100 टाइम्स ऑफ रिवीजन आर ओके, रिक्वायर्ड। जैसा कि आपने बोला कि स्ट्रेटेजी, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? फर्स्ट सिलेबस ओरिएंटेड, मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा और शायद मेरी जो 2018 में रैंक पीछे थी उसका रीज़न भी यही था, क्योंकि मैंने सिलेबस उस टाइम पे इतना नहीं देखा था। तो पहला तो सिलेबस जितना भी रहता है उसको प्रॉपरली हमें पढ़ना होता है, प्लान करना होता है। दूसरा, मैंने अपने नोट्स खुद बनाए थे। मार्केट से जो नोट्स, जो सो कॉल्ड हमारे बिग कोचिंग्स हैं, उनका मैंने जो मटेरियल था वो रेफर ज़रूर किया था, बट जो बेस था वो मेरे खुद के नोट्स हुआ करते थे। तीसरी चीज़, मैं गूगल बहुत करती थी चीज़ों को, लाइक कुछ भी टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ तो मैं उसको बहुत ज़्यादा गूगल करती थी और उसको फिर यूटिलाइज करती थी। और थर्ड, जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, प्रेजेंटेशन पे मैंने बहुत फोकस किया, जैसे डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, इनका मैंने बहुत यूज़ किया था। ओके, तो आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी मतलब कितनी की है? मैंने स्टार्टिंग में तो देखिए, कंटेंट बिल्डिंग पे हमारा फोकस होना चाहिए। जब आपके पास एक बहुत अच्छा फॉर्डर मटेरियल हो जाए, कंटेंट बहुत अच्छा हो जाए, उसके बाद आंसर्स लिखिए। तो आई थिंक जो लास्ट 30 डेज थे हमारे एग्जाम से पहले, उसमें मैं हर दिन एक पेपर ज़रूर लिखती थी। और इस तरह से, मतलब जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो टेस्ट पेपर्स मैंने बहुत सारे यूज़ किए। एंड आपने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया है? कुछ के नाम बताइए आप। यस सर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ लक्ष्मीकांत पॉलिटी की, तो पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत यूज़ की है।
हिस्ट्री में अगर बात करें, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटीज और जो तमिलनाडु की बुक्स होती हैं, जो तमिलनाडु बोर्ड है उसमें जो है मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उनकी बुक्स मैंने यूज़ की थी। राजस्थान हिस्ट्री के लिए मैंने जो अध्ययन बुक्स आती है ना, राजस्थान की जो 4 पार्ट्स में होती हैं, मैंने वो देखा था। साइंस टेक के लिए मैंने साइंस स्पेसिफिकली एनसीईआरटीज पढ़ी थी, सिर्फ जो एनसीईआरटीज हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और जो टेक्नोलॉजी का पार्ट था, जो टेक पार्ट था, वो मैंने गूगल किया है। उसमें मैंने जो ऑथेंटिक गूगल में जो सोर्सेज होते हैं वो सब यूज़ किए थे। फिर एग्जाम्पल पबेड है, पबेड के लिए मैंने लक्ष्मीकांत यूज़ की थी। देन वी शुड गो फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है, जो ये मैनेजमेंट अकाउंटेंसी वाला पार्ट मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था। फिर जो लॉ पोर्शन है, लॉ पोर्शन मैंने कुछ तो स्प्रिंग बोर्ड मटेरियल यूज़ किया था। और जो एक्ट थे, जो अगर आप देखेंगे सिलेबस में, उसमें पीछे एक्ट्स हैं, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, तो ये मैंने ऑथेंटिक जो एक्ट हैं उन्हीं से पढ़ा था। ओके, एंड आपने रिवीजन कैसे किया फिर? रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जैसे मेरी स्ट्रैटेजी होती थी हर पूरे सप्ताह की, जो मैं मंडे टू फ्राइडे तो मैं सिर्फ पढ़ती थी। सैटरडे और संडे को मेरे 2 दिन हमेशा रिवीजन पे जाते थे। तो आई थिंक प्लान अकॉर्डिंगली कि अब हर रिवीजन का देखो स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। मेरे साथ ये होता था कि मैं मंडे टू फ्राइडे आराम से उस चीज़ को पढ़ती थी। सैटरडे संडे में जो जितना मैंने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसको रिवाइज करती थी। फिर अगेन मैं नेक्स्ट वीक में इस तरह से प्लान करती थी कि जो प्रीवियस वीक का मैंने पढ़ा हुआ है वो मैं वापस रिवाइज करूँ। तो नंबर ऑफ रिविजन आर इम्पॉर्टेंट। एंड आप डेली रूटीन में कितने आवर पढ़ते थे? डेली रूटीन में देखिए, स्टार्टिंग में अगर आप स्ट्रैटेजी अपनी प्रिपरेशन जब शुरू ही कर रहे हैं तो आई वुड से कि 4 to 5 आवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस इज स्टार्टिंग सफिशिएंट। डेज में? हाँ, उसके बाद जब जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तो वो 4 से 5 जो घंटे हैं वो 8 से 10 हो जाएंगे, वो धीरे धीरे 10 से 12 भी हो जाएंगे, 12 से 14 भी हो जाएंगे। तो वो डिपेंड, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द टाइम कि आपका कितना एग्जाम पास आने वाला है, उसके बेसिस पे हमारा टाइम आवर्स होता है। और दूसरी चीज, मैं ये नंबर ऑफ आवर्स पे भरोसा नहीं करती। आई थिंक आप क्वालिटेटिवली पढ़ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं बट आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ 1 घंटे की आ रही है, 2 घंटे की आ रही है, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और वहीं आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी 5 घंटे की है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द प्रोडक्टिविटी रादर देन नंबर ऑफ आवर्स की आवर्स कितने वैल्यूएबल हैं। ओके, एंड मैम आपका कौन सा मीडियम है? मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है। इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको कुछ डिफरेंस लगता है? देखिए, मुझे लगता है मीडियम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी किस मीडियम में कमांड है। क्योंकि कई बार जनरली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट स्विच ओवर करते हैं हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले स्विच ओवर करते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो ये मीडियम का फ़र्क मुझे तो लगता नहीं है। जिस भी मीडियम में आपकी कमांड अच्छी है, अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, तो यू शुड गो फॉर द इंग्लिश मीडियम। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप हिंदी में बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, तो यू शुड गो फॉर द हिंदी मीडियम। एंड 2018 में आपका सिलेक्शन हुआ, आपको 503 रैंक मिली, एंड अब आप कौन सी पोस्ट पे पोस्टेड है? अभी मैं प्रोबेशन और प्रेजेंट वेलफेयर ऑफिसर हूँ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में। कहाँ पे? मैं अभी शिशु गृह गांधीनगर में पोस्टेड हूँ। गांधीनगर में, ओके। एंड अब आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी? मुझे अभी लेट्स सी एलोकेशंस में, बट यस एसडीएम और आरपीएस एक्सपेक्टेड हैं। ओके। एंड मैम जब आपने आरएस की प्रिपरेशन की तो एक मन में वो धारणा होती है कि हम आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो चीज़ बहुत बड़ी लगती है कि हम जैसे आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम एसडीएम बनेंगे, ये बनेंगे। तो जब हम वो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो वो चीज़ क्या कहीं ना कहीं ऐसे नॉर्मल लगने लगती है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? सेम, यस। मुझे लगता है जब तक वो चीज़ हमें बड़ी लगती है तब तक वो हमें मिल नहीं जाती। जैसे कि मैं नीट में थी, ठीक है, डेंटिस्ट्री बन गई, तब उसके बाद मुझे नीट बहुत कोई बड़ा बात Normal लगी लगी। नहीं। सिमिलरली आरएस के बाद अब मुझे एग्जाम बहुत बड़ी चीज नहीं लग रही। तो यस, ये साइकी है कि जब तक वो चीज अचीव नहीं होती तब तक वो बहुत बड़ी लगती है, बट उसके बाद फिर लगता है कि ये तो अब नॉर्मल चीज हो गई है, इट्स नॉट अ बिग शायद इसीलिए कहा जाता है कि ड्रीम बिग। हाँ, यस, यू डेफिनेटली यू शुड ड्रीम बिग। और उस जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ही ज्यादा वो मेहनत डिमांड करेगा। बट यस, मेहनत के बाद और वो अचीव होने के बाद चीजें बड़ी अच्छी लगने लगती है, स्मूदन आउट हो जाती है आपकी लाइफ। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो आपने प्रिपरेशन करते टाइम की और जो अब एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? पहला, मैं वही बात बोलूंगी कि जब भी इस एग्जाम को स्टार्ट करो, शुरू करो कि मैं हाँ आरएस का एग्जाम देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो सबसे पहले सिलेबस पे जरूर ध्यान दो। सिलेबस के बाद मैं अगेन वही चीज कहूंगी कि अपने खुद के नोट्स बनाओ,
फिर थर्ड चीज मैं कहूंगी कि अपनी प्रॉपरली स्ट्रैटेजी प्लान करो। चौथी बार मैं जितना रिवीजन आप कर सकते हो उतना रिवीजन करो। लास्ट टाइम में मेरी यही गलतियां थी कि मैंने एक तो सिलेबस, मुझे पता ही नहीं था कि सिलेबस क्या है। इवन कुछ तो टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने फाइनल मतलब 2018 में जब मैं एग्जाम में लिखी तब मुझे पता चला अच्छा ये पर्टिकुलर टॉपिक सिलेबस में भी था और वो मुझे नहीं पता था। तो सिलेबस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई मस्ट से अगेन, आई वुड रिपीट इट कि सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अपनी जो प्रॉपरली स्ट्रैटेजी होती है उसको प्लान करना चाहिए। नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज, आप नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें बट उसको रिलीजियसली फॉलो करें। रिलीजियसली मीन्स रिलीजियसली, ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े भी टेस्ट लिख रहे हैं, इस तरह का मैं तो उस टेंडेंसी को मतलब इतना वो नहीं करती एक्सपेक्ट। दूसरी चीज, नोट्स अपने खुद बनाइए, क्योंकि खुद के नोट्स बनाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है, क्योंकि आप एक तो नोट्स बना रहे तब आपको वो चीज याद रहेगी, फिर आप उसका 2-3 बार और रिवीजन करेंगे। तो खुद के नोट्स बनाइए। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक सब्जेक्ट को कम से कम आपको 4 से 5 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, वरना आप फाइनल एग्जाम में इतना आउटपुट नहीं दे पाएंगे। एंड मैम अगर किसी का ये लास्ट अटेम्प्ट है, एक तरह से बोल सकते हैं किसी का लास्ट अटेम्प्ट है और आगे फर्दर कोई ऑप्शन नहीं है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, जैसे 2 अटेम्प्ट हो गए, 3, 4, 5, तो उनके पास एज ए बैकअप प्लान क्या होना चाहिए और क्या क्या बैकअप प्लान हो सकते हैं? देखिए, बैकअप प्लान हर किसी का अपना अलग अलग होता है। जैसे मेरा डेंटिस्ट्री था तो मुझे ये था कि अगर मेरा नहीं हो पाता है सिलेक्शन, मुझे था कि मैं 2 ही अटेम्प्ट्स दूंगी इस एग्जाम में। अगर 2 अटेम्प्ट्स में सिलेक्शन नहीं होता तो आई वुड स्विच ओवर टू द क्लिनिक्स, मैं क्लिनिक में चली जाऊंगी। अब बैकअप प्लान देखिए सबके अलग है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका बैकअप प्लान हो सकता है कुछ एमएनसीज में जाने का हो या कुछ अलग चीज एमबीए करना हो। अब अगर आप आर्ट स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आरएस के अलावा आप अदर फील्ड्स में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो टीचर्स के एग्जाम्स होते हैं आप वो भी दे सकते हैं, या जो भी अदर एग्जाम्स हैं। सॉरी, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट बैकअप प्लान डिपेंड्स अपॉन द ग्रेजुएशन, पहली चीज। और दूसरी चीज आई वुड से कि बैकअप प्लान होना जरूर चाहिए, बिकॉज ये लॉन्ग जर्नी होती है, कब खत्म होगी। और वैसे भी आरएस के एग्जाम तो हर एग्जाम जो होता है वो 2 से 3 साल लेता है। तो सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता तो इंसान के कई बार डिप्रेशन में भी चला जाता है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, अब मैं क्या करूं। तो व्हाट नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर आपके पास जरूर होना चाहिए कि अगर इफ नॉट बीन एबल टू कम टू आरएस देन यू शुड हैव सम अदर प्लान्स। एंड मैम जब स्टडी करते हैं तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, जब 3-4 महीने हो जाते हैं तो काफी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। स्टार्टिंग में तो 1-2 सब्जेक्ट होते हैं, हाँ हाँ, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है सब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं और फिर हम क्या है पीछे का भूलते जाते हैं। तो फिर उस टाइम पे ये होता है कि आगे का सिलेबस भी आगे बढ़ रहा है और हम पीछे का भूलते भी जा रहे हैं। तो फिर उस टाइम पे ऐसा होता है कि शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं, या फिर उस टाइम पे ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ मॉक टेस्ट भी लग रहे होते हैं, है ना, एक टाइम के बाद 6-7 मंथ्स बाद लगने लगते हैं। तो तब क्या होता है कि माइंड में एक ऐसा डिमोटिवेशन वाला फैक्टर आता है कि अब आगे कैसे बढ़े, एक कि अभी प्रिपरेशन नहीं हो रही, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, फिर आगे कैसे बढ़े। देखिए ये सबके साथ होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप जर्नी स्टार्ट करोगे तो बहुत एक सब्जेक्ट है, धीरे धीरे वो 2 होंगे, 3 होंगे, फिर धीरे धीरे वो 8-9 सब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे। तो उसका एक ही चीज है कि पहला तो जब भी आप चीज जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको इतनी डेप्थ में पढ़ लो और इतना रिवाइज कर लो, मतलब रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। तो एक सब्जेक्ट जैसे ही खत्म हुआ, आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चालू किया, तो उस तरह से पहले सब्जेक्ट को ऑल टुगेदर निग्लेक्ट मत करो। मतलब आप जैसे सेकंड सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हो तो कुछ टाइम जरूर दो कि आप पहले सब्जेक्ट को भी रिवाइज कर सको। उसी तरह से जब आप तीसरा सब्जेक्ट पढ़ो तो इतना टाइम जरूर दो कि फर्स्ट और जो सेकंड सब्जेक्ट रह गए जो आप कर चुके हो उसको भी आप रिवाइज करो। वो सब आप तभी पॉसिबल है जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे। मतलब समझ लो कि 1 हफ्ता है तो उस 1 हफ्ते में कि मैंने 4 दिन लेट सपोज सेकंड सब्जेक्ट को दिया, जो बाकी के 1-2 दिन है उसमें मैं पहला और जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं वो करेंगे। तो दिस इज ऑल स्मार्ट स्टडी एंड प्लानिंग इज, सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं रैंडमली नहीं पढ़ना चाहिए। तो टाइम के साथ ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी, क्योंकि टाइम के साथ तो आपको फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, करंट अफेयर मटेरियल भी पढ़ना पड़ेगा, काफी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो उसका एक ही जो सोल्यूशन है वो ये, पहला तो स्ट्रैटेजाइज करना अपने सब्जेक्ट्स को, दूसरी चीज रिवीजन करना।
एंड आपने जैसे न्यूज़पेपर की बात की है, तो आपने कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़े और कब से पढ़े? मैंने इंग्लिश में तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था, हिंदी में मैं ज़्यादा न्यूज़पेपर देखती नहीं थी, थोड़ा कम ही देखती थी। बाकी जो मंथली मैगज़ीन्स होती थी, मूमल है, ये मैं देख लेती थी, ठीक है? और हिंदी में मैं राजस्थान पत्रिका का एडिटोरियल वाला जो पार्ट होता था, वो देखती थी, क्योंकि मुझे हिंदी में निबंध भी लिखना था। और पेपर पढ़ने का तो देखिए ये है कि मैं हर दिन ही पढ़ती थी, मतलब इवन एग्ज़ाम से पहले भी, जब मुझे सिविल सर्विसेज़ नहीं करना था, तो उससे पहले भी मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का इंटरेस्ट और होता अब? था। हाँ, अभी भी मैं न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ती हूँ। ओके, बट उस टाइम पे एक पढ़ने का नज़रिया अलग होता है ना? हाँ, थोड़ा यस। अब न्यूज़पेपर का ये मतलब नहीं है कि आप 3-3 4-4 घंटे अपने उस न्यूज़पेपर में ही दे दो। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो वो सिलेबस ओरिएंटेड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी पॉलिटी में एंटी डिफेक्शन होता है, ठीक है? एक टॉपिक है। तो अब एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड सिलेबस में कुछ न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल है, तो वो हमको पढ़ना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है हमारे सिलेबस में, तो एसडीजी से रिलेटेड कोई आर्टिकल आता है, तो वो हमें पढ़ना होता है। सिमिलरली कोई स्कीम है, वो स्कीम किस तरह से आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो उस ओरिएंटेशन में हमें पढ़ना, मतलब हमें इतना दिमाग में रखना चाहिए कि कौन सा टॉपिक किस सिलेबस में किस पार्ट से ओरिएंटेड है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। रैंडमली न्यूज़पेपर पढ़ना की भी कोई ज़रूरत है नहीं। एंड अब आपका कोई मैसेज है एस्पिरेंट्स के लिए? मेरा जो अभी 24 में जो मेंस लिखेंगे उनके लिए यही है कि आपके पास अब बहुत ही लिमिटेड टाइम रह गया है, आई थिंक 30-40 डेज़ ही हैं। अब इस टाइम पीरियड में आपने जितना कंटेंट आपका प्रिपेयर्ड है, एक तो आपका काम होना चाहिए उसको जितना बार आप रिवाइज़ करें वो इम्पोर्टेंट है, उस कंटेंट को नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिवाइज़ करना है। दूसरी चीज़, जो पेपर्स आपके रह चुके हैं अब उनके कंटेंट को खुद मत बनाओ, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसके खुद के नोट्स बनाओगे। तो जो मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में आप उनका यूज़ करो और उनको जितना है नंबर ऑफ टाइम्स में रिवाइज़ करो। दूसरी चीज़, सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान, मतलब देखो 100% सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता, बट ये कोशिश करना कि एटलीस्ट 70 to 80% आपका सिलेबस ज़रूर कंप्लीट हो। तीसरी चीज़, जो अब आप पढ़ चुके हो उसको रिवीजन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर कुछ नया पढ़ने से ज़्यादा बेटर है। और बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना। और सबसे एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बोलूँगी कि आजकल जो ये एग्ज़ाम पोस्टपोन का जो एक नया चलन चल रहा है, उस पे ज़्यादा फोकस मत करना, बिकॉज़ देखो ये डिसीजंस गवर्नमेंट के होते हैं। हाँ। एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, दैट इज़ उन पे है डिसीजन, तो उन पे छोड़ दो। अभी आप प्लीज़ अपने आप को इस तरह पे इन चीज़ों पे फोकस मत करो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, क्या होगा। Just do your work and don't involve yourself into all those gossips, and just prepare yourself and work hard. And yes, finally revision and number of test series. Just write as much as you can. जितने आप टेस्ट सीरीज लिख सकते हो, कहीं से भी लिख सकते हो, just write it down. And that is my only message for everybody. ओके, थैंक यू सो मच मैम, Thank you आपसे so बात much. करके अच्छा लगा। Thank you so much, sir. Thank you. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मैम ने कुछ टिप्स दी आपको और मैम ने अपनी मिस्टेक्स भी बताई है, एंड मैम ने आपको बहुत कुछ बता दिया है जिससे कि आपकी प्रिपरेशन इजी वे में जा सकती है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए इंटरव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।